हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम लोग संविधान को पढ़ रहे हैं और संविधान का पढ़ना जरूरी है क्योंकि हम इस देश का नागरिक हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि इस देश के संविधान ने हमें कौन कौन से अधिकार को दे रखा है। और संविधान से जुड़ा हुआ 2 वीडियो मैंने अपलोड कर रखा हूँ। जो भी फ्रेंड्स नहीं देखे होंगे आप हमारा इस यूट्यूब चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि संविधान को टोटल 22 भागों में बांटा गया था और 395 अनुच्छेद में वर्णित किया गया था सारे चीज़ों को। अर्थात हम कह सकते हैं कि 22 भागों में 395 अनुच्छेद को बांटा गया है। अर्थात भाग 3, कल हमने भाग 2 देखा कि एक नागरिक का कौन सी योग्यताएं होती है कि इस देश का, भारत देश का नागरिक वो हो सकता है। आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। उन तमाम दिए हुए अधिकारों में से एक है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार देखेंगे कि मौलिक अधिकार के अंदर कौन कौन से अधिकार सम्मिलित किए गए हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार को बताता है, यानी भाग 3 में क्या किस चीज का वर्णन किया गया है? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। एंड आर्टिकल 12 to 35, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। मौलिक अधिकार का सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारा देश का संविधान जब बना तो संविधान बनाने से पहले जिन्हें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पितामह कहा जाता है, जनक कहा जाता है, वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनको जिम्मा मिला था बनाने का। तो उन्होंने बनाने से पहले अबाव देन 50 देशों से 50 देशों का भ्रमण किए और सभी देशों का संविधान को बारीकी से देखे कहाँ क्या प्रावधान है, और कुछ विदेशी से चीज़ों को एडॉप्ट किया गया है और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। तो उनमें से जो हमारा फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल्स राइट्स, मौलिक अधिकार, इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक होते हैं उसे मूल अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार कहिए या मूल अधिकार, व्यक्ति के विकास के लिए, अर्थात अपने जीवन में जो विकास का कार्यक्रम होता है उसके लिए कुछ अधिकार को होना ये ज़रूरी होता है। तो स्पष्ट है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक होते हैं उसे मूल अधिकार कहते हैं। अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अपना पर्सनालिटी, अपना व्यक्तित्व, पर्सनल व्यक्तित्व का विकास करने के लिए जो अधिकार दिए हुए हैं उन्हें मूल अधिकार कहते हैं, अपना उसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति का किस चीज़ का अधिकार है? शिक्षा, आवास, चिकित्सा, सुरक्षा, भोजन, रोजगार इत्यादि। यानी किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार क्या होता है, मूल जरूरत क्या होता है? शिक्षा, आवास, सॉरी फ्रेंड्स, चिकित्सा, सुरक्षा, भोजन, रोजगार इत्यादि, ये सभी मूलभूत मूलभूत नीड है। ये चाहिए तो चाहिए, इसके बिना जीवन नहीं चल सकता है। फिर मौलिक अधिकार वाद योग्य या न्याय योग्य है। मौलिक अधिकार जो है वाद योग्य हो सकता है, विवाद हो सकता है, या हो सकता है न्याय मिल सकता है। अर्थात मौलिक अधिकार को लेकर न्यायालय जा सकते हैं। आखिर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना है? कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार को क्यों वर्णन किया गया है? इसलिए ताकि किसी भी नागरिक के साथ किसी तरह का उसके साथ शोषण हो रहा हो तो अपना मौलिक अधिकार के तहत न्यायालय में न्याय मांगने के लिए जा सकता है। फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय जा सकता है। फ्रेंड्स, एक होता है रिट, जिसे हम याचिका बोलते हैं, जनहित याचिका। तो ये जो याचिका एक आदेश होता है, एक प्रकार का अधिकार होता है हर लोग का, और वो अधिकार अलग अलग का होता है।
उस अधिकार के तहत आर्टिकल 32 में सर्वोच्च न्यायालय तथा आर्टिकल 226 के अनुसार उच्च न्यायालय लोग जा सकते हैं। अर्थात हमें अपना फंडामेंटल राइट का कोई हनन कर रहा हो या हमें लगता हो कि ये हमारा राइट को छीन रहा है, हमारा अधिकार को छीन रहा है, तो उस केस में अगर हम सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहेंगे तो आर्टिकल 32 के तहत जाएंगे, और अगर हम उच्च न्यायालय में जाना चाहेंगे तो आर्टिकल 226 के तहत जाएंगे। फ्रेंड्स, अर्थात किसी भी तरह का हमें अगर अपने साथ हो रहे शोषण उसके खिलाफ हम जनहित याचिका दर्ज करेंगे, तो हम अगर सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता पड़ेगा तो आर्टिकल 32 के तहत जाएंगे, और अगर उच्च न्यायालय का जरूरत पड़ेगा तो 226 के तहत। सिंपल है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है, यानी कि एक नागरिक को जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो मिले हुए हैं उसका सुरक्षा और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। मान लेते हैं किसी तरह का शोषण होता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बात नहीं बनता है तो हम हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से नहीं बनता है तो अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि हमारे जो मूल राइट्स हैं, मौलिक फंडामेंटल राइट्स हैं, वो किसके पास समाहित है? सर्वोच्च न्यायालय। यानी वो हमें अंत में न्याय दिला सकता है। फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1950 के समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। जब हमारा संविधान लागू हुआ था, संविधान को इम्पोज किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, उस टाइम हमारा संविधान में कितने अधिकार थे? 7 अधिकार थे, यानी 7 मौलिक राइट्स थे, मौलिक अधिकार थे। अर्थात देयर वाज 7 फंडामेंटल राइट्स व्हेन आवर इंडिया बिकम रिपब्लिक। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये वर्तमान में कितने हैं? 6। अर्थात जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय हमारा फंडामेंटल जो राइट्स थे वो 7 थे, और अभी वर्तमान में हमारा फंडामेंटल राइट्स कितना है? 6। लागू हुआ था उसमें 7 और अभी वर्तमान में 6। फ्रेंड्स, अभी वर्तमान में जो राइट्स हमें प्राप्त है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। 6 फंडामेंटल राइट्स किस प्रकार के हैं? एक, समानता या समता का अधिकार, यानी इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। और राइट टू इक्वलिटी को आर्टिकल 14 to 18 में मेंशन किया गया है। यानी आर्टिकल 14 to 18 में केवल इक्वलिटी से संबंधित तथ्यों को क्लियर किया गया है, चाहे वो जिस तरह का इक्वलिटी हो, चाहे जाति को लेकर के हो, चाहे वो कानून को लेकर हो, चाहे वो धर्म को लेकर हो, चाहे अपॉर्चुनिटी या अवसर को लेकर अगर देखें, तो इन सभी चीज़ों के आधार पर आर्टिकल 14 to 18 क्या बताता है? सबको समता या समता का अधिकार या इक्वल, सबको इक्वल बताता है आर्टिकल 14 to 18। नेक्स्ट फ्रेंड, स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार यानी बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, कुछ काम करने का अधिकार, ये आर्टिकल 19 to 22 यानी 19 to 22 क्या बताता है? स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी 14 to 18 और राइट टू फ्रीडम 19 to 22। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी हमारे साथ जो शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध हम जाकर के मुकदमा दायर कर सकते हैं। ये अधिकार है हमें, ये आर्टिकल 23 to 24 यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24। नेक्स्ट फ्रेंड, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हम किसी भी धर्म को, हम जिस धर्म को हैं उस धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, और अन्य धर्म को अगर हम मानने की इच्छा है तो हम मान सकते हैं। ये संविधान हमें इजाज़त देती है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस चीज़ का वर्णन आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक बताता है। नेक्स्ट है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन कल्चर्स, ये 29 to 30, आर्टिकल 29 to 30
कल्चर एंड एजुकेशंस राइट्स। नेक्स्ट है 6 फंडामेंटल राइट्स, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात राइट टू रेमेडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल्स, रेमेडियल कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, यानी संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार आर्टिकल 32, इसलिए आर्टिकल 32 को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कि भारतीय संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? आर्टिकल 32। नेक्स्ट फ्रेंड, संपत्ति का अधिकार। फ्रेंड्स, ये जो संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया गया। ये मिलकर जब संविधान लागू हुआ था उस समय 7 फंडामेंटल राइट्स थे। संपत्ति का अधिकार 26 जनवरी 1950 के समय मौलिक अधिकार था। फ्रेंड्स, संपत्ति का अधिकार जिस समय संविधान लागू हुआ था उसमें एक मौलिक अधिकार के अंदर इन्हें रखा गया था। अनुच्छेद 19 के चा तथा अनुच्छेद 31 में था, अर्थात आर्टिकल 19 का चा में तथा आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार को रखा गया था। लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में 44वां संविधान संशोधन 1978 में विधिक कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी कि संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट ना कह करके एक विधिक कानूनी अधिकार बताया गया कि आप संपत्ति रख सकते हैं, आपका अर्जित किया हुआ धन है तो उस पर आपका राइट से एक कानून आपको हक देती है, ये बताया गया, इसलिए इसको फंडामेंटल राइट में शामिल नहीं किया गया। आर्टिकल 19 का 6 में अर्जित संपत्ति की चर्चा और 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा थी। अर्थात जो संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार में रखा गया था वो था 19 का 6 में क्या थी? अर्जित संपत्ति, जो आप इनकम करते हैं, जो संपत्ति है आपका, उसके बारे में। और 31 जो था पैतृक संपत्ति। 31 में किसी का चर्चा गया था? पैतृक संपत्ति कि पीढ़ी दर पीढ़ी पिता का संपत्ति, संतानों में संतान, फिर वो पिता बनेगा, फिर उसके संतानों में, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। वो तब पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई थी 31 में, जो फंडामेंटल राइट है। लेकिन अब ये नहीं, ये कानूनी का अधिकार है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यानी इक्वलिटी का राइट्स जो है आर्टिकल 14 टू 18। आर्टिकल 14 क्या बताता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे जिस वर्ग का हो या चाहे जो स्तर का हो, वो सभी व्यक्ति यानी कानून के प्रति सभी समान होंगे, यानी विधि के समक्ष समानता। अर्थात सिंपल याद रखना है, आर्टिकल 14 वी ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समानता। और आर्टिकल 15 क्या बताता है? धर्म, रिलीजन, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी जो भी व्यक्ति इस तरह का विचार को रखता है, संकीर्ण विचार, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव करता है, इन सभी चीज़ों को लेकर के आर्टिकल 15 क्या किया? आर्टिकल 15 में प्रोविज़न है कि इन सभी चीज़ों को लेकर के कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। यानी आर्टिकल 15 बताता है जाति, धर्म, मूल, जन्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं है। दुकानों, साइको, होटलों, सार्वजनिक आदि स्थानों पर धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जाहिर सा एक फैक्ट्स है फ्रेंड्स, जैसे कोई बिहार में पैदा हुआ है और कोई महाराष्ट्र में दुकान दे रहा है या कहीं पूजा स्थल में गया है, तो उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि तुम बिहार का हो या फलाना जगह का हो। तो इस तरह का भेदभाव को खत्म किया गया आर्टिकल 15 के तहत। नेक्स्ट है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बताता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अर्थात फ्रेंड्स, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सरकारी वैकेंसी जितने भी आएंगे उसको हर कोई भर सकते हैं, सबको समान अवसर मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये आर्टिकल 16 बताता है। सरकारी नौकरी में सबको अवसर मिलेगा, अवसर देते समय राज्य योग्यता का निर्धारण कर सकते हैं। ये सारे फैक्ट्स है अवसर की समानता यानी राइट टू अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 16। फ्रेंड्स, आर्टिकल 17 ये बताता है
छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी एंड ऑफ इंटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत का जो प्रथा था पहले फ्रेंड्स, उच्च जाति जो थे नीच जाति का पानी छुआ वो पानी नहीं पीते थे, नीचे वर्ग के जो लोग थे उनको मंदिर जाना मना था, उनके कुआं का पानी मना था। ये सभी एक मानवता का हीनता का भावना है। ये मानव होता है, सब में मानवता होनी चाहिए। यहाँ जाति नहीं है। सबसे बड़ा जाति और धर्म जो होता है आदमी का, वो होता है इंसानियत। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। पहले जाति को लेकर के अनटचेबिलिटी की दृष्टिकोण थी, लेकिन आर्टिकल 17 के तहत इसको बेकार समझा गया, अवैध समझा गया। इस अर्थात आर्टिकल 17 बताता है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता का निवारण किया जा सकता है। इसके निम्न आधार है शिक्षा द्वारा, यानी जो छुआछूत का भावनाएं एक दूसरे में विराजमान है, इनको शिक्षा के माध्यम से इसको रिमूव किया जा सकता है। जन जागरण द्वारा, अवेयरनेस के माध्यम से, सम्मेलन करके, कॉन्फ्रेंस करके, कानून बना करके, इन सभी चीज़ों की जो समाज की कुरीतियाँ इसे दूर किया जा सकता है। अस्पृश्यता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, अर्थात अनटचेबिलिटी को लेकर के कहीं विवाद हो जाता है तो उसको लेकर के जो कानून बनाया जाएगा वो बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया है, अर्थात संसद ने अस्पृश्यता निर्धारण अधिनियम 1955 पारित किया गया है कि 1955 के तहत अस्पृश्यता को लेकर के कानून बनाया जाएगा। फ्रेंड्स आज इतना ही के लिए। फ्रेंड्स ज़्यादा लॉन्ग बनाएंगे तो हौच-पौच हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स भाग 3 जो बताता है फंडामेंटल राइट्स